नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। ये किताब सीधे सीधे ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी कि एक ट्रेडर की मानसिकता से जुड़ी है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक ट्रेडर के लिए उसकी सोच उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा मायने रख सकती है ना? हमारे पास इस किताब के जो मुख्य विचार है उनका एक खाका है, तो चलिए इसी के जरिए गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। जी बिल्कुल, ये किताब का आप कह सकते हैं केंद्रीय विषय ही यही है, एक जीतने वाली मानसिकता कैसे बनाई जाए, खासतौर पर उन ट्रेडर्स के लिए जो आप जानते हैं डर, हिचकिचाहट या कभी-कभी जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करने लगते हैं, इन चुनौतियों से जूझते हैं। डगलस का तो एक बहुत बड़ा दावा है इसमें। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग 80% मनोविज्ञान है और केवल 20% रणनीति। अरे 80% मनोविज्ञान, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति भी अगर सोचने का तरीका गलत हो तो वो बेकार हो सकती है? हाँ बिल्कुल, काफी हद तक यही बात डगलस समझाना चाहते हैं। वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बाजार जो है वो स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है, मतलब रैंडम है। किसी भी एक ट्रेड का नतीजा पिछले ट्रेड से जुड़ा नहीं होता, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सफल होने के लिए बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश या हर बार सही भविष्यवाणी करने की कोशिश ये छोड़नी होगी। असल काम है अपनी रणनीति को लगातार लागू करना, बिना भावनाओं के। वो जो उतार चढ़ाव होता है ना मन में, उसके बिना। अच्छा, तो ये मान लेना कि बाजार में कुछ भी हो सकता है, ये स्वीकार करना, लेकिन क्या इस सोच से ट्रेडर थोड़ा लापरवाह नहीं हो सकता? मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि अब कुछ भी कर लो, नतीजा तो भाई किस्मत पर है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है जो आपने उठाई। स्वीकार करने का मतलब लाचारी नहीं है, इसका मतलब है वास्तविकता को समझना। और यहीं पर वो जिसे प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं, यानी संभावनाओं के आधार पर सोचना, वो काम आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदाजा लगाना छोड़ दें, बल्कि ये समझें कि आपकी जो रणनीति है वो आपको एक एज देती है, एक बढ़त, लेकिन सिर्फ संभावनाओं के स्तर पर। जैसे सोचिए एक कसिनो, उसे पता होता है कि वो हर स्पिन पर नहीं जीतेगा, लेकिन लंबे समय में उसका जो गणितीय फायदा है वही उसे जिताएगा। ओके, तो मतलब ट्रेडर को कुछ इस तरह सोचना है कि ठीक है, अगर मैं ये वाला सेटअप 100 बार ट्रेड करती हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से शायद 60 बार जीतने की संभावना है, तो ये एक अच्छा दाव है, भले ही ये वाला ट्रेड अभी हार जाऊं, ऐसा कुछ। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। यही है संभाव्यता में सोचना। हर ट्रेड को बस पास या फेल की तरह देखने के बजाय उसे संभावनाओं के एक बड़े खेल का हिस्सा मानना। आपकी जो ट्रेडिंग एज है या बढ़त, वो इसी तरह काम करती है। कई ट्रेड्स के बाद ही उसका असर दिखता है, किसी एक अकेले ट्रेड में नहीं। एक हार का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपकी रणनीति गलत है या आप एक ट्रेडर के तौर पर असफल हैं। ये समझना शायद सबसे मुश्किल होता होगा, खासतौर पे जब लगातार कुछ घाटे हो जाए। मैंने देखा है कि ट्रेडर्स या तो इतने डर जाते हैं कि अगला सही ट्रेड लेने से कतराते हैं, हाँ बिल्कुल। या फिर वो बदला लेने के मूड में आ जाते हैं और ज्यादा जोखिम उठा लेते हैं। डगलस इन भावनाओं के बारे में, मतलब डर और लालच, इनके बारे में क्या कहते हैं? डगलस इन्हें बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों, मतलब डीप रूटेड इश्यूज का लक्षण मानते हैं। जैसे नुकसान का डर, ये डर आपको एक अच्छा मौका गंवा सकता है, या फिर आप थोड़ा सा मुनाफा देखते ही ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, ये होता है। दूसरी तरफ है लालच, वो आपको अपनी योजना से भटका सकता है। आप बड़े मुनाफे के चक्कर में शायद नियमों को तोड़ दें या फिर बिना वजह ही लगातार ट्रेड करते रहें, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। सोचिए, एक ट्रेडर है, लगातार 3 ट्रेड हार गया। अब उसे अपनी रणनीति के हिसाब से एक और बढ़िया सेटअप दिखता है, लेकिन अंदर से डर उसे कहता है, अरे कहीं ये भी हार ना जाए। हाँ। नतीजा, वो शायद वो मुनाफे वाला ट्रेड छोड़ ही देता है। तो फिर इनसे निपटने का क्या तरीका है? क्या सिर्फ विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति काफी है कि मैं डरूंगा नहीं या मैं लालच नहीं करूंगा? देखिए, इच्छा शक्ति अकेले अक्सर काफी नहीं होती, क्योंकि ये भावनाएं बहुत गहरी जड़ें जमाए होती हैं। हाँ। डगलस कुछ तरीके सुझाते हैं जिन्हें आप मानसिक रीप्रोग्रामिंग कह सकते हैं, जैसे अफर्मेशंस का अभ्यास करना, मतलब सकारात्मक पुष्टि, खुद को बार बार याद दिलाना, जैसे मैं अपनी ट्रेडिंग योजना का अनुशासन से पालन करता हूं, नतीजा चाहे कुछ भी हो। अच्छा। या फिर मेंटल रिहर्सल, यानी मानसिक अभ्यास, जिसमें आप शांत मन से अपनी योजना के अनुसार ट्रेड लेने और उसे मैनेज करने की कल्पना करते हैं, खासकर मुश्किल हालात में। और जर्नलिंग,
अपने ट्रेड्स और उस वक्त की भावनाओं को लिखना भी बहुत मददगार होता है। और ये सब करने के लिए अनुशासन तो चाहिए ही होगा। अपनी योजना पर टिके रहना, चाहे मन में कुछ भी चल रहा हो, घाटे को जल्दी पहचान कर काटना और मुनाफे वाले ट्रेड को अपनी योजना के हिसाब से चलने देना। क्या इसी को डगलस विनिंग एटीट्यूड या जीतने वाला नजरिया कहते हैं? निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये नजरिया कैसा होता है? ये केंद्रित होता है, मतलब आप अपनी योजना पर ध्यान देते हैं। ये तटस्थ होता है, यानी आप हर ट्रेड के नतीजे से भावनात्मक रूप से जुड़ते नहीं हैं। और ये आत्मविश्वासी होता है, क्योंकि आपको अपनी एज पर भरोसा होता है, भले ही कुछ ट्रेड में नुकसान क्यों ना हो जाए। और ये सब तभी मुमकिन है जब आप बाजार की उस अनिश्चितता को, जिसके बारे में हमने बात की, उसे दिल से स्वीकार कर लेते हैं। वैसे इस किताब की आलोचना में ये भी सुनने में आता है कि इसमें कोई खास ट्रेडिंग सेटअप या तकनीक नहीं बताई गई है, और कुछ लोगों को लगता है कि कुछ बातें दोहराई सी गई हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये कैसे ट्रेड करें वाली किताब नहीं है। ये दरअसल ट्रेड करते समय कैसे सोचें वाली किताब है। इसलिए वो लोग जो मान लीजिए तकनीकी विश्लेषण में या रणनीति बनाने में तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी भावनात्मक गलतियों या हिचकिचाहट या अनुशासन की कमी के कारण लगातार पैसा नहीं बना पा रहे, उनके लिए ये किताब बहुत बहुत मूल्यवान हो सकती है। जैसे कि डगलस का एक मशहूर कथन भी है, पैसा बनाने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो इस पूरी चर्चा का सार अगर मैं कहूँ तो यही है कि ट्रेडिंग में असली महारत बाजार की भविष्यवाणी करने में नहीं है, वो है अपने मन पर नियंत्रण पाने में। कुंजी है हर ट्रेड के नतीजे की अनिश्चितता को स्वीकार करना और अपनी रणनीति पर बिना भावनाओं के हस्तक्षेप के लगातार अमल करना। जैसा डगलस कहते हैं, आप जिस स्थिरता की तलाश में हैं, वो बाजारों में नहीं, वो आपके अपने दिमाग में है। क्या बात है। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करने और नतीजों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का ये जो सिद्धांत है, क्या ये जीवन के उन दूसरे क्षेत्रों में भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है?